एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। राधा, जतिन आओ बैठो। माफ करना, एक बार फिर आना पड़ा। बोलो। वो तुमने कहा था ना कि नीलम से तुम माला के बारे में बात करोगी, वो याद दिलाने आया था। मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ, बस सिर्फ थोड़ी प्रॉब्लम्स थी इसलिए वक्त नहीं मिला। हेलो, मैं दिबांकर बोल रहा हूँ। हेलो, शगुफ्ता, दीपांकर का फोन आया था। फिर क्या कहा उसने? मैंने तो उसकी आवाज सुनते ही फोन रख दिया। तुमने रशीद भाई को पैसे दे दिए थे ना? हाँ राधा, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। पता नहीं क्या हुआ। अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं रशीद भाई को फोन करके पता करती हूँ, ठीक है? अच्छा, ओके। हेलो। हेलो, फोन जरा बहन जी को देना। किसकी बहन जी? मेरी बहन जी, राधा बहन जी। तुम्हारे किसी भाई का फोन है? कौन है? भाई, वो राधा बहन जी पूछ रहे हैं कि आप कौन भाई साहब हैं? मैं दिबांकर भाई हूँ। रशीद भाई ने मुझसे कहा था इनको फोन करने के लिए। ओहो, दिबांकर भाई का फोन है, रशीद भाई के कहने पे फोन कर रहे हैं। हेलो। बहन जी, मुझे माफ करना, मैं आगे से आपको कभी तंग नहीं करूंगा। नमस्ते। ये तुमसे एक भाई तो संभाला नहीं जाता, ये दूसरे भाई कहां से पाल लेती हो? कहते हैं ना, कई बार जरूरत पड़े तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे ये भाई भी गधे हैं? सिर्फ यही गधे हैं। थैंक गॉड। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन है, याद है ना? याद है। तो मैं जाऊं? हाय शगुफ्ता। ओह हाय मधु, आओ। सॉरी, मैं फोन किए बगैर ही आ गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आओ। अरे मौसी, कैसी हो आप? अच्छी हूँ, मैं गांव गई हुई थी, आज ही आई हूँ। मौसी, उस दिन आपने मुझे हरे रंग का शरबत पिलाया था, बहुत ही अच्छा था। हाँ? आज नहीं पिलाएंगी? अब भी लाई, अब भी आई। तुम्हारी कैसेट सुन रही थी मैं, तभी दीपक भैया भी आ गए थे, उन्हें भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा। शगुफ्ता, उस दिन जब मैं यहाँ आई थी तो जतिन नाम का एक लड़का यहाँ पर था। क्यों, पसंद आ गया क्या? नहीं, मैं पूछ रही थी कैसा लड़का है वो? किसी के बारे में ऐसी बातें तभी पूछी जाती हैं जब उसमें कोई दिलचस्पी हो। ओहो शगुफ्ता। तो फिर तुम ही बताओ, क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? वो 2-3 बार फोन आया था उसका, चाय पे इनवाइट किया है। सोचा जाने से पहले तुमसे पूछ लूं। भाई मेरे साथ तो वो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल अपनी बहन समझता है मुझे। अब तुम्हें उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैसा है। किसकी बातें हो रही हैं? जतिन की बातें हो रही है। हाँ, जब मैं गांव गई थी ना तो रास्ते में मुझे राधा मिली थी। मौसी, जरा आप दरवाजा खोल देंगे प्लीज? हाँ। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो। हेलो। मधु, अमृतराम जी, इनसे तो मुलाकात हो चुकी मेरी उस हाँ? दिन। अरे हाँ, आपको कॉलेज में एडमिशन मिल गई? वेल, कॉलेज तो एक बहाना था। बहाना? तो फिर असली वजह क्या है? दरअसल मेरी मम्मी डैडी का बड़ा मन था कि मधु, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनका बड़ा मन है कि भैया की शादी शगुफ्ता से हो जाए।
दीपक को राधा से फुर्सत कहाँ है जो औरों के बारे में सोचे। राधा? ये राधा कौन है? तुम कुछ दिन और यहाँ रुकोगी तो वो खुद तुम्हें उससे मिला दे। मैं तो आज ही पूछ लूंगी, आखिर ये राधा है कौन? भैया ये राधा कौन है? मैं शगुफ्ता के घर गई थी, वही मुझे पता चला कि आप किसी राधा से शादी करना चाहते हो। ये बात तुम्हें शगुफ्ता ने बताई है? ओ कम ऑन भैया, सवाल पर सवाल मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। अब बता भी दो भैया, ये राधा है कौन? अगर वो शगुफ्ता से ज्यादा अच्छी है तो तुम्हारी शादी उसी से करा दी जाएगी। मधु, मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी और जब चाहूंगा तब होगी, समझी? ओके भैया, हर हिंदुस्तानी को यह हक है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे, तुम्हें भी है। पर एक हिंदुस्तानी बहन होने के नाते मुझे भी ये हक है कि अपनी भाई की मर्जी जाने। बस इसी हक के नाते मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये राधा है कौन? एक दिन ये भी बता दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कहीं कहीं भी तो नहीं जा रहा हूँ। तो ये तैयारियां किस लिए? कौन सी तैयारी? ये सूट बूट, कंघी पट्टी, परफ्यूम, ये तैयारियां नहीं तो और क्या है? माँ, मैं नीलम के मैके जा रहा था। हाँ, आपको विश्वास ना हो तो 6 बजे आप नीलम को फोन करके पूछ लीजिएगा। अरे नहीं बेटा, नीलम के पास जा रहे हो तो जरूर जाओ, आते हुए से लेके जरूर आना। उसी को तो लेने जा रहा हूँ माँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। जाओ बेटा, जल्दी आना। हाँ, जाओ। हेलो मधु। हाय, कितनी देर लगा दी तुमने? हाँ, वो तो मैं जल्दी आ गया होता, लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज में टाइम लग गया। मैंने कहा पहले मैं खामोश था, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहने वाला। आप कहते थे कि फोन 1 हफ्ते बाद लगेगा, मैं मान लेता था। फिर आपने कहा फोन परसों लगेगा, मैं मान लेता था, क्योंकि उस समय फोन की इतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो अफसर ने कहा भाई अब तो आपको फोन देना ही पड़ेगा। मैंने बोला मुझे फोन जल्दी चाहिए। उसने कहा आपको फोन जल्दी मिल जाएगा। मैंने कहा लेकिन अब वादा एक करना, एक भी दिन आगे पीछे मत करना। उसने कहा बिल्कुल। मैंने कहा कब? उसने कहा 3 महीने बाद। 3 महीने बाद? हाँ, तो सच्चे वादे तो ऐसे ही होते हैं। नहीं तो वो कह देता टालने के लिए कि परसों मिल जाएगा। परसों जब जाता तो कहता सॉरी 10 दिन बाद, फिर कहता सॉरी और आगे। लेकिन 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, और सब्र का फल तो मीठा होता है ना? भाई 2 कोल्ड कॉफी, और ज्यादा सब्र मत कराना। थैंक यू। जतिन, ये राधा कौन है? राधा? कौन राधा? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लेकिन ये क्यों पूछ रही हो? ओहो, तुम मर्दों की यही आदत बहुत खराब होती है। तुमसे कोई सवाल करो तो जवाब देने के बजाय पूछते हो कि क्यों पूछ रही हूँ। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शगुफ्ता के घर मुझे अमृत राम ने बताया दीपक उससे शादी करना चाहता है। शगुफ्ता ने ये नहीं बताया कि राधा कौन है? अमृत राम बोले कि दीपक खुद ही मुझे कुछ ही दिनों में राधा से मिला देगा। जलता है इसलिए ऐसी बातें करता है वो। क्या शगुफ्ता भी अमृत राम को चाहती है? अरे नहीं, इसका मतलब दीपक और शगुफ्ता की शादी हो सकती है। होनी ही है। तुमने वो शगुफ्ता का कैसेट दिया था दीपक को? हाँ, उसे अच्छा भी लगा। शुरुआत ऐसी होती है ना। अच्छा ये बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? कमाल है, ये भी मालूम नहीं कि क्यों बुलाया है और आ भी गई। यही जानने आई हूँ। सुनोगी? तो दिल थाम के सुनो। हेलो, मैं जतिन की मदर बोल रही हूँ। जरा जतिन को फोन दीजिए। जतिन को नहीं आया, उसका फोन आया था कि वो कल आएगा। अच्छा, ठीक है।
मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे फिर से कह सकूं, मधु, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये बात तो तुम फोन पर भी कह सकते थे। फोन पे हम एक दूसरे की आवाज तो सुन सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की सूरत नहीं देख सकते। और मैं तुम्हारी सूरत देखे बिना रह नहीं सकता। जतिन, एक बात कहूँ? मैं तो चाहता हूं कि तुम कहती रहो और मैं सुनता रहूं। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रहा हूं। जतिन, मैं सच कह रही हूँ। मैं भी तो सच कह रहा हूं। मैं तुमसे जब कहता हूं ना मधु, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तब ये छुपा रहा हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं, मुझे लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मतलब ये कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और फिर भी तुम मुझसे मिलने आती हो। दैट्स ग्रेट। लेकिन फिर तुम मुझे मिलने क्यों आती हो? क्योंकि तुमसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कि जिस दिन मैं तुमसे कह दूं मधु, मैं तुमसे सचमुच प्यार नहीं करता और जो भी कर रहा था, नाटक कर रहा था, तो तुम्हें खराब नहीं लगेगा? मुझे तो अब से पता है, तो खराब क्यों लगेगा? That's too bad. That's too bad. But मधु, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन शगुफ्ता, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुबारक हो भाई। किस बात की? बताता हूँ। अरे भाई, तुम्हारी कैसेट ने तो सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, देखो ये चार्ट पर तुम्हारी कैसेट नंबर 1 पे है। ये सब आप ही की बदौलत है अमृतराम जी। शगुफ्ता, कल रात मैंने एक सिंगर को सुना, अरे क्या बढ़िया गाता है। हाँ? सोच रहा हूँ तुम्हारी जो नई कैसेट है उसमें 1-2 डुएट्स शामिल किए जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। तो ठीक है, 1-2 रोज में मैं उसे कांटेक्ट करता हूँ। सुगुप्ता पानो के लिए कश्मीरी सेब आया है। योगेश कॉल ने ही भेजे होंगे। हाँ, भेजने वाले का नाम है मिस्टर योगेश कौल। माँ से साइन करके ले आओ। अच्छा, ला। ओह 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 ओह, बहुत भूखा मर गया। इसके दीवानेपन का भी जवाब नहीं। पहले आवाज सुनी तो तारीफ करने कश्मीर से यहाँ आ गया, अब सूरत देखी तो तोहफे भेजने शुरू कर दिए। मौसी, बात का बतंगड़ मत बनाया करो। बेटी, आंखें जो देखती है जबान उसे कह देती है। जबान को काबू में भी रखा जा सकता है। इसे खोलो। नहीं, अभी रहने दो। शगुफ्ता, मैं जानता हूं कि आर्टिस्टों के, सिंगरों के बहुत सारे फैंस होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं और तुम्हें उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में उनसे एक दूरी रखनी भी बहुत जरूरी होता है। एक फैन से इतना महंगा तोहफा तुम्हें हरगिज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। इन चंद सेबों की कीमत आप क्या समझते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। हो सकता है उसके अपने बगीचे के ये फल हो, लेकिन इनको कुरियर के थ्रू भेजने का खर्चा 1 या 2 हजार से कम नहीं होगा। मैं इन सेबों की बात नहीं कर रहा हूं शगुफ्ता, एक कलाकार को जो नहीं करना चाहिए उसकी बात मैं कर रहा हूं। शुक्रिया। आई थिंक शगुफ्ता, तुम्हें एक सेक्रेटरी की जरूरत है, जिसका जल्द ही मैं कुछ इंतजाम करूंगा। सेक्रेटरी? मेरे लिए? क्यों? ताकि कोई भी मुंह उठाकर तुमसे मिलने ना आ सकेगा। देखो, तुम्हारा सेक्रेटरी पहले चेक करेगा, है? उसके बाद में कोई भी तुमसे मिल सकता है, समझे? लेकिन ये तो कैदियों जैसे जिंदगी गुजारने को कह रहे हैं आप मुझे। कैदी नहीं शगुफ्ता, हर बड़ा आर्टिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, नेता सबके सेक्रेटरी होते होंगे अमृतराम जी, लेकिन मुझे इतना बड़ा नहीं बनना कि मैं अपनी जिंदगी के दिन दूसरों के इशारों पर गुजारूं। मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं, सिर्फ तुम्हारी प्रोफेशनल जिंदगी की बात कर रहा हूं, जिसके फैसले तुम्हें मुझ पे छोड़ने होंगे। आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं। फिर भी मेरी जिंदगी को आप किसी भी नाम से पुकारें, वो मेरी जिंदगी है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी शख्स
मेरे और मेरे चाहने वालों के दरमियान आए। ठीक है, आज न सही, लेकिन एक दिन तुम ऐसे लोगों की भीड़ से तंग आ जाओगे। तुम्हारे कदरदान, तुम्हारे चाहने वाले इतने बढ़ जाएंगे, तुम्हारे इतने करीब आना चाहेंगे कि तुम्हारा दम घुट जाएगा और तुम उनसे छुटकारा पाना चाहोगे। उस दिन मुझे कहना, मैं तुम्हारे लिए सेक्रेटरी का इंतजाम कर दूंगा। बेटा, शगुफ्ता के सेक्रेटरी तुम क्यों नहीं बन जाते? मौसी, मैं जरूर बन जाता मौसी जी, लेकिन क्या है कि मुझे बहुत सारे काम हैं। Thank you. Bye. सेब तो खाती जाओ। आप नाराज तो नहीं? किस बात? वही जो मौसी ने कहा। शायद मौसी जी ने ठीक ही कहा है, खुद मुझे ही तुम्हारा सेक्रेटरी बन जाना चाहिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये मेरी मंशा नहीं थी शगुफ्ता। बाय। बाय। मौसी, तुम्हारी क्या कल घास चरने गई है? क्यों? मैंने ऐसी कौन सी बेअक्ली की बात कर दी? वाह, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात की कि उनसे कहा कि वो मेरे सेक्रेटरी बन जाए। अरे बेटी, वो तो मैंने उसे उकसाने के लिए कहा था। क्यों? ताकि जो उसके दिल में है जबान पे आ जाए। उनके दिल में क्या है ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। जानती तो तुम भी हो और मैं भी। तुम अपने आप से झूठ बोल रही हो। तुम कहती हो और चाहती हो कि वो सिर्फ तुम्हारी आवाज का दीवाना है। ये सच है। शगुफ्ता वो सिर्फ कान नहीं आंखें भी रखता है। क्या तुम्हारी सूरत उसकी निगाहों से छुपी हुई है? वो तुम्हारे गाने से नहीं तुमसे इश्क करता है। मौसी, वो लोगों की भीड़ से नहीं योगेश कौल से तुम्हें दूर रखना चाहता है। उसे एहसास हो गया कि तुम भी योगेश को पसंद करती हो। मौसी, तुम मेरी जिंदगी के फैसले मत करो और ना ही मुझे ये बताओ कि मुझे कौन पसंद है और कौन नापसंद है। सिर्फ मैं ही नहीं, अमृत राम भी तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता है। और अब वो दिन दूर नहीं कि अमृत राम अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख देगा। उस दिन तुम्हें ये फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन चाहिए, योगेश कौल या अमृत राम। मैं जानती हूँ मौसी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अमृत राम जी की वजह से हूँ। अगर आज योगेश कौल मुझे जानता है तो वो सिर्फ इसलिए कि अमृत राम जी ने मुझे शोहरत दिलाई है और इस बात के लिए मैं उनकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। एक मर्द के लिए ये सुनना काफी नहीं होता कि उसकी महबूबा कह दे कि मैं आपकी एहसानमंद हूँ। वो एहसान के बदले में कुछ चाहता है। अमृत राम जी ऐसे नहीं हैं। तो वो मर्द नहीं फरिश्ता है। हाँ, मैं ऐसा ही समझती हूँ। मुझे याद आया, सेबों की पेटी में योगेश का खत आया, लाऊं पढ़ने के लिए? बाद में पढ़ लूंगी। तुम्हारी मर्जी। Come in. तुमने ये प्रिंस का खत पढ़ा? नहीं जेनी। क्यों राधा, तुम तो मुझसे बजाज से नाराज है, प्रिंस से तो नहीं ना? नहीं, मैं प्रिंस से क्यों नाराज होंगी? तो फिर क्यों नहीं पढ़ा? मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा होगा। जैसे मैं उसके लिए तड़प रही हूँ वैसे ही वो मेरे लिए तड़प रहा है। फिर भी खत पढ़ने में क्या बुरा है? नहीं जेनी, इसे जहाँ से उठाया है वहीं वापस फेंक दो ताकि मिस्टर बजाज को ये न लगे कि मैंने खत उठा लिया। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम किधर जाता है? मैं जहाँ भी जा रही हूँ उससे किसी को कोई वास्ता नहीं। ओके? कुछ सेब भेज रहा हूँ। वैसे तो हमारे बगीचे में अंगूर भी है, लेकिन डर के मारे भेजे नहीं। सोचा कहीं खट्टे ना हो। वैसे सेब तो मीठे हैं। शायद काम के सिलसिले में मुझे जल्दी आना पड़े। अगर आऊं तो जरूर मिलूंगा। आपका योगेश। काम के सिलसिले में मुंबई आना पड़े। सीधे सीधे कहो योगेश कौल कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। क्या लिखा है बेटी? खैरियत है ना? हाँ मौसी। लिखा क्या है? यही कि खैरियत से हैं और पूछा है कि मौसी कैसी हैं। ओह, मौसी, मौसी के बारे में जरूर पूछा होगा। हाँ। नमस्ते माँ। अरे राधा, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ राधा। नीला बंदर है? नहीं, आज आने वाली थी, मायके गई है 1-2 दिन के लिए। अच्छा, सचिन ने बताया ही नहीं।
मेरे पास आया था, कहने लगा कि पहले नीलम को माला के बारे में बता देते हैं, फिर उसे घर पे लाएंगे। ये बात तो ठीक है राधा, नीलम बेचारी को तो पता ही नहीं कि उसकी एक और ननद भी है। आने दो, आएगी तो उसे सब समझा दूंगी। पहले तुम जतिन को समझाओ। मैं क्या समझाऊंगी उसे? आज उसने नीलम को लेने जाना था, नहीं गया, किसी और लड़की के साथ गया है चाय पीने। किसी और लड़की के साथ? हाँ, कल मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। फोन पर फालतू बातें कर रहा था किसी लड़की के साथ, और आज उसे चाय पर भी बुलाया है। मुझे बोला कि नीलम को लेने जा रहा है, और वहाँ फोन कर दिया कि कल आएगा। मुझे तो लगा वो शादी के बाद सुधर गया है। पता नहीं, जब नीलम को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। लगता है वो आ गया। तुम उसे समझाओ राधा कि जो कुछ वो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा। ओह हेलो राधा, व्हाट अ सरप्राइज। बहुत दिनों के बाद तुम अपने ही घर में आई हो। ले आए नीलम को। नीलम? ओह हाँ हाँ, वो मैंने तुमसे कहा था कि उसे माला के बारे में बताना है, लेकिन वो तो आई नहीं। आई नहीं है, तुम लेने नहीं गए। एक ही बात है ना, मैं उसे लेने नहीं गया, वो आई नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो आई ही नहीं। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम उसे लेने क्यों नहीं गए। वो एक और जरूरी काम आ पड़ा था। हाँ, माँ ने मुझे बताया क्या जरूरी काम आ पड़ा था। कौन है वो लड़की जिससे तुम मिलने गए थे? नाम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बेहतर यही है कि पूछो ही मत। मुझे नाम से कोई मतलब नहीं। तो जतिन, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तुम एक शादीशुदा तो तुम भी हो। क्या तुम अपनी जिम्मेदारियां समझती हो? दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा। दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज